हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, कि सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस देखिए, बेसिस है डिफरेंस का। नेचर, द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट इन सेल, कि सेल के अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है, आई द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब जब सेल हो जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है पूरा, ठीक है। और एग्रीमेंट ऑफ सेल में द एग्जीक्यूशन इज येट टू टेक प्लेस, जो एग्जीक्यूशन है अभी होना है, बाकी है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी, मतलब अभी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है, एग्जीक्यूटरी प्रोसेस में है वो, ठीक है। Second, transfer of ownership. The ownership of goods is transferred to the buyer at the time of the contract is made. I.e., example, the buyer becomes the owner when a sale is made. जब जो बायर है वो उस चीज़ का ओनर बन जाएगा जब सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ओनरशिप की ट्रांसफ़र हो जाती है सेल के अंदर। द ओनरशिप, इसके अंदर देखिए, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो ओनरशिप है गुड्स की वो ट्रांसफ़र नहीं होती। द ट्रांसफ़र टेक प्लेस एट अ लेटर डेट और ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। जो ट्रांसफ़र होती है वो कब होती है, टेक प्लेस होती है एट अ लेटर डेट, एक लेटर डेट पर, थोड़े टाइम बाद एक डेट आती है, और ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, कंडीशन की फुलफिलमेंट होने पर ही ओनरशिप की ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, राइट ऑफ यूसेज, द बायर हैज़ द राइट टू यूज द गुड्स ही बाइज। देखो, जिसने जो चीज़ खरीदी है, बायर ने कोई चीज़ खरीदी है, तो उसके पास राइट होता है कि वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। ही बिकम्स द सोल ओनर ऑफ द गुड्स एंड कैन यूज दैम इन एनी मैनर, क्योंकि वो उसका ओनर बन जाता है और उसको किसी तरीके से भी, किसी मैनर से भी उसको यूज़ कर सकता है। हार्श मैनर हो चाहे वो सॉफ्ट मैनर हो, कैसे भी यूज़ कर सकता है। इट इज़ ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट टू सेल, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर में, एंड डज नॉट गिव द बायर द राइट टू यूज द गुड्स टिल द ओनरशिप द गुड इज ट्रांसफर टू द बायर। यानी कि क्या बोल रहा है ये, कि ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच। जो बायर है अभी वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, उस गुड्स को यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसकी ओनरशिप उस बायर के पास ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, ठीक है। आगे देखिए, consequences ऑफ ब्रीच, मतलब टूटने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इफ़ द बायर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग द पेमेंट फॉर गुड्स द सेलर कैन sue द बायर फॉर सच पेमेंट। अगर जो बायर है उसने सेल के लिए जो पैसे, मतलब जो चीज़ अपने खरीदी है उसके लिए अगर पैसे नहीं चुकाए हैं, पेमेंट नहीं करी है, तो द सेलर कैन sue द बायर फॉर सच पेमेंट। जो सेलर है वो sue कर सकता है बायर को उस पेमेंट के लिए, ठीक है, केस डाल सकता है उसके ऊपर। बट एग्रीमेंट ऑफ सेल में, इफ द बायर फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पे फॉर द सेम, द सेलर इज एंटाइटल्ड टू sue द बायर फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। देखिए, अगर बायर ने डिलीवरी नहीं ली, ठीक है, और उसके लिए पे फॉर द सम सेम, मतलब पे कर दिया है उसके लिए और डिलीवरी नहीं ली, तो सेलर एंटाइटल्ड टू sue द बायर। तो जो सेलर है वो बायर को सिर्फ डैमेज के लिए ही sue कर सकता है, ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। कि सपोज कीजिए एक सेलर और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हमें ये चीज़ सेल करनी है, तो सेलर ने वो चीज़ भेज दी, ठीक है, और बायर ने मना कर दिया उसको लेने से, ठीक है। तो सेलर कहाँ sue कर सकता है, सेलर उसको सिर्फ जो भाड़ा लगा है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्च लगा है, उस चीज़ के लिए, उस डैमेज के लिए ही sue कर सकता है, ठीक है। आगे देखो, रिस्क ऑफ लॉस, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट to the contrary, any loss or damage to the goods is the buyer's, even if he has not yet received the delivery of the goods। देखो, there is a contract to the contrary, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उनमें, लेकिन अगर कोई लॉस होता है या डैमेज होता है गुड्स में तो वो बायर्स का होता है। क्यों? क्योंकि उसने सेल कर चुका होता है, चाहे वो डिलीवरी अभी उसके पास नहीं पहुंची, रास्ते में हो, इन ट्रांजिट में हो, ठीक है।
अनलेस, और उसमें देखिए अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एनी डैमेज और लॉस टू द गुड्स इज द सेलर, उसमें जो भी लॉस डैमेज होता है वो सेलर का होता है, वो सेलर बियर करेगा, और इसके अंदर बायर का होता है सेल के अंदर। ठीक है, आगे देखिए 5th है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। ठीक है, इफ द सेलर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स की डिलीवरी से पहले पहले वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द सेलर्स बिकॉज ही द बायर इज द लीगल ओनर ऑफ द गुड्स। देखिए अगर जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो जाता है डिलीवरी से पहले, तो क्या करते हैं, तो बायर क्या करेगा, गुड्स को क्लेम करेगा उसके ऑफिशियल रिसीवर से। क्यों? क्योंकि वो लीगल ओनर है उस गुड्स का, क्योंकि उसने पेमेंट करी हुई है उस चीज़ के लिए। इधर देखिए क्या बोलता है, द बायर हैज़ नो राइट टू क्लेम द गुड्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इधर बायर के पास कोई राइट नहीं है अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है तो। आगे देखिए इंसॉल्वेंसी बाय सेलर, ये था इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, ये है इंसॉल्वेंसी बाय सेलर। द सेलर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द बायर इन केस ऑफ द लेटर इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है बायर के द्वारा तो क्या होता है, तो सेलर को क्या चाहिए कि वो गुड्स को डिलीवर करे टू ऑफिशियल रिसीवर को ऑफ द बायर इन केस ऑफ द लेटर इंसॉल्वेंसी, अगर बाद में इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो। और इसमें क्या कहता है, इफ़ द बायर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर बायर डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की पेमेंट नहीं करी उससे पहले पहले क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। द सेलर द राइट टू रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो सेलर के पास ये राइट होता है कि तू इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं गुड्स नहीं दूंगा तेरे को, मैं मना कर देता हूँ, गुड्स के लिए मना कर देगा वो। ठीक है, डिफॉल्ट बाय सेलर, अगर कोई सेलर डिफॉल्ट करता है, इफ द सेलर डिफॉल्ट्स इन डिलीवरिंग द गुड्स टू द बायर, द लेटर can not only claim damages from the seller but can also file a suit against a third party as the owner of the goods। देखिए अगर सेलर गुड्स को डिलीवर करने के लिए बायर के पास डिलीवरिंग करने के लिए कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है बीच में, तो लेटर कैन नॉट ओनली क्लेम, वो ओनली जो बायर है वो सिर्फ डैमेज क्लेम नहीं करेगा सेलर से, बट कैन आल्सो फाइल ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी है जिसको उसको डिलीवरी ना देकर किसी और को डिलीवरी दी है, तो उस थर्ड पार्टी पर केस कर सकता है एज द ऑनर ऑफ द गुड्स, क्योंकि उसने पहले ही सेल कर चुका है और सेल के बाद डिलीवरी नहीं आई, डिलीवरी उसको ना देकर किसी और को दी है, जिस किसी और को दी है थर्ड पार्टी को, उसको हम क्या करते हैं, उसको जो बायर है वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है, केस डाल सकता है उसके ऊपर। और इसमें देखिए द बायर कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली इन द केस ऑफ द सेलर डिफॉल्ट्स इन डिलीवरिंग द गुड्स बिकॉज ओनर ऑफ द गुड्स इज द सेलर। देखिए इसमें क्या है, एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ है, अभी सेल हुआ नहीं है कंप्लीट, इसलिए जो बायर है सिर्फ डैमेज अगर कोई हो जाता है तो उसके ऊपर स्यू कर सकता है, उसको डैमेज के लिए स्यू कर सकता है, लेकिन जो पूरा ओवरऑल उसको स्यू नहीं कर सकता है उस गुड्स के लिए, क्योंकि अभी तो जो ओनर है उस गुड्स का तो वो कौन है, वो सेलर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको ये बात? तो देखिए इस जो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंस क्या है सेल में और एग्रीमेंट ऑफ सेल में। नॉर्मल सी बात है, सेल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। मान लो मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, तो मैंने आपसे सामान खरीद लिया है, मैंने आपको पेमेंट दे दी है, आप बोल रहे हो कि मेरे को या तो मेरे को डिलीवरी दे ही दी है साथ साथ गुड्स की, और अगर बोल रहे हो कि आज रात तक आपको सामान भिजवा दूंगा, तो दैट मीन्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको कंसिडरेशन पे कर दी है, आपने मुझे डिलीवरी दे दी है, सप्लाई दे दी है। ठीक है, ये हो गया सेल। और एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या है कि हमने जस्ट एग्री किया है, मैं बायर हूँ आप सेलर हैं, हम जस्ट एग्री हुए हैं कि हम इस तारीख को इतने बजे ये सामान खरीदेंगे आपसे, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे सामान दे देना। तो उस टाइम पे जो सामान के ओनर हैं वो आप ही रहेंगे जब तक मैं उसकी कंसिडरेशन या पेमेंट पे नहीं करूँगा आपको। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ,
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।